गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 6th चैप्टर शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में जानेंगे। तो आपकी पुस्तक में दिया गया है शब्द निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है: उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण, प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण और समास के द्वारा शब्द निर्माण। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं, जैसे अप, आ, प्र, अनु, ये सभी उपसर्ग हैं। तो उदाहरण दिए गए हैं कि ए प्लस धर्म अधर्म, प्र प्लस दान प्रदान, नि प्लस डर निडर, बे प्लस ईमान बेईमान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग अधिकतर संस्कृत से आए हैं और कुछ उपसर्ग अरबी फारसी भाषा के हैं, जो इस प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग हैं जैसे आ, अनु, ए, प्रति, प्र, अति, दुर, उत, उप, परा, से। तो आ का अर्थ है तक या पूर्ण, तो आगमन, आचरण, आजन्म। इसी तरह अनु का अर्थ है पीछे या समान, तो अनुकरण, अनुरूप। फिर संस्कृत शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग, जैसे अंतर, इसका अर्थ है अंदर, अंतर अंदर, तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। चिर, बहुत, चिरायु, चिरकाल। उसी तरह सत का अर्थ है अच्छा, उत्तम, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म। नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे दु, इसका अर्थ है दो, दुगुना, दुभाषिया। उसी तरह कु का अर्थ है बुरा, कुचाल, कुढंग। नेक्स्ट अरबी फारसी के उपसर्ग, ये आगत उपसर्ग भी कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जैसे खुश का अर्थ है अच्छा, तो खुशबू, खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशनसीब। उसी तरह बे का अर्थ है बिना, तो बेईमान, बेहोश। ला का अर्थ भी है बिना, तो लापरवाह, लावारिस इत्यादि। तो जो उपसर्ग हैं वे किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है पी प्लस आस प्यास, मन प्लस न मनन, सूख प्लस आ सूखा, लिख प्लस ना लिखना, गिन प्लस ती गिनती। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय, जैसे ए, तो भाववाचक संज्ञाएं पठ, भव, जय, तो पठ प्लस ए। उसी तरह ई, कृषि, रुचि, तो रुच प्लस ई। तो इसमें ए, ई, ती, ये सभी प्रत्यय हैं। तो ये किसी भी मूल शब्द के अंत में लगे हैं, इसलिए ये प्रत्यय कहलाते हैं। फिर क्रिया से कृतवाच्य संज्ञाएं एवं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो जैसे उदाहरण दिया गया है अन्न, पावन, पौ प्लस अन मिलकर बना पावन, तो इसमें अन प्रत्यय है। और उसी तरह अक, पाठक, सेवक, गायक, तो गई प्लस अक गायक, पाठ प्लस अक पाठक। उसी तरह ता, नेता, पिता, दाता। नेक्स्ट करणवाचक कृत प्रत्यय। आ, पूजा, चिंता, चिंत प्लस आ चिंता। अना, वेदना, रचना, सूचना।
तो सूच प्लस अना। न बेलन, ढक्कन, बेल प्लस न। तो इसमें आ, अना, न, नी, ई ये सभी प्रत्यय हैं और धातु हैं चिंत, सूच, बेल, धौंक, बुहार। उसी तरह है क्रिया का कर्म बनाने वाले कृत प्रत्यय, जैसे ना, खाना, पीना, सोना। तो खा प्लस ना खाना, पी प्लस ना पीना, सो प्लस ना सोना। उसी तरह से नी, चटनी, सूंघनी, ओढ़नी, सूंघ प्लस नी, सूंघनी। तो ना और नी इसमें प्रत्यय हैं और धातु हैं खा और सूंघ। तो क्रिया के योग्य बनाने वाले प्रत्यय, क्रिया के योग्य बनाने वाले प्रत्यय हैं जैसे यह। तो दे, पे, कार्य, गाय। तो गा प्लस यह, गाय। उसी तरह गोप प्लस अनिय, गोपनीय। तो इसमें यह और अनिय ये सभी प्रत्यय हैं। क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे कलकतिया, पंजाबी, मद्रासी। नेक्स्ट है आपका तद्धित प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय वे थे जो धातुओं में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो तद्धित प्रत्यय हैं जैसे फर्स्ट है संज्ञा से कृतवाच्य संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। तो जैसे पन, तो बच्चा, लड़का, तो बच्चा प्लस पन, बचपन। उसी तरह लड़क प्लस पन, लड़कपन। चित्र प्लस कार, चित्रकार। पत्र प्लस कार, पत्रकार। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। तो जैसे आई, आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, तय, आपा, पन, ता ये सभी प्रत्यय हैं और मूल शब्द हैं बुरा, भला, चतुर, खुश, रंग, संग। तो जैसे बुरा प्लस आई, बुराई। भला प्लस आई, भलाई। उसी तरह खुश प्लस ई, खुशी। गरीब प्लस ई, गरीबी। तो जब हम इसमें प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। नेक्स्ट संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे वान, तो गति प्लस वान, गतिवान। धन प्लस वान, धनवान। तो इसमें वान, ई, ईला ये सभी प्रत्यय हैं। जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनसे विशेषण का निर्माण होता है। जैसे ऊन प्लस ई, ऊनी। रेशम प्लस ई, रेशमी। उसी तरह जहर प्लस ईला, जहरीला। रस प्लस ईला, रसीला। नेक्स्ट स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। तो पुल्लिंग शब्दों में जब हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे लाला प्लस आइन, लालाइन, ललाइन। चौधरी प्लस आइन, चौधराइन। उसी तरह शेर प्लस नी, शेरनी। मोर प्लस नी, मोरनी। पुजारी प्लस इन, पुजारिन। धोबी प्लस इन, धोबिन। नौकर प्लस आनी, नौकरानी। जेठ प्लस आनी, जेठानी। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, इसमें है त्रय। जैसे एक मूल शब्द है, सर्व मूल शब्द है, तो उसमें जब हम त्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो एकत्र, सर्वत्र। तो इनसे क्रिया विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। उसी तरह विशेष प्लस तया, विशेषतया। साधारण प्लस तया, साधारणतया। नेक्स्ट विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कठोर प्लस तर, कठोरतर। निम्न प्लस तर, निम्नतर। उच्च प्लस तम, उच्चतम। गुरु प्लस तम, गुरुतम। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो ये विशेषण से ही विशेषण बनते हैं जब हम इसमें तर और तम प्रत्यय जोड़ते हैं। नेक्स्ट आगत प्रत्यय। तो आगत प्रत्यय वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के कारण हमारी भाषा में प्रचलित हुए हैं। इसमें है जैसे आना, तो रोज प्लस आना, रोजाना। साल प्लस आना, सालाना। उसी तरह सफेद प्लस ई, सफेदी। आसमान प्लस ई, आसमानी। इसी तरह अन्य शब्द भी हैं जैसे इयत, गर, गी, नाक, बाज, वान, दार। जब हम इन प्रत्ययों को मूल शब्द में जोड़ते हैं तो उससे नए शब्द बनते हैं।
तो ये आगत प्रत्यय कहलाते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं। जैसे धोखा प्लस बाज, धोखेबाज, पतंग प्लस बाज, पतंगबाज। नेक्स्ट है आपका समास। तो समास शब्दों को छोटा करने की क्रिया होती है। समास में अनेक पदों का मेल किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, भाई और बहन खेल रहे हैं, मंत्रियों के प्रधान ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, महान है जो राजा ने गरीबों को दान दिया, प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के लिए भक्ति होनी चाहिए, घोड़े पर सवार व्यक्ति गिर गया। तो जो रेखांकित पद हैं, यदि हम समास करके उन्हें लिखेंगे तो हम उन्हें इस प्रकार लिखेंगे, जैसे भाई बहन खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। तो शब्दों का जो संक्षिप्त रूप होता है उन्हें हम समास कहते हैं। यानी जब हम शब्दों के पदों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तब वह समास कहलाता है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा, उसी तरह देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, उसी तरह घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये सामसिक पद कहलाते हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। तो समास द्वारा अनेक पदों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार समास प्रक्रिया से बने हुए समस्त पदों को, शब्दों को समस्त पद भी कहा जाता है। सामसिक पदों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह का अर्थ होता है उन्हें अलग अलग करना। समस्त पद में प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद जैसे नगर, नगरवासी, नगरवास, तो नगर प्लस वास, नगर में वास। उसी तरह पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो इसमें पूर्व पद है पाठ और उत्तर पद है शाला। समास विग्रह करने पर होगा पाठ के लिए शाला और समस्त पद होगा पाठशाला। उसी तरह उद्योगपति, उद्योग प्लस पति, उद्योग का पति। यश प्लस प्राप्त, यश प्राप्त, इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। नेक्स्ट, समास के भेद। तो समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। पूर्व पद यानी पहला पद। जैसे उदाहरण दिया गया है, आमरण, आ प्लस मरण यानी मरने, मरने तक। उसी तरह आजीवन, आ प्लस जीवन, जीवन पर्यंत। तो इसमें पहला पद अव्यय है और दूसरा पद उसका विशेषण, इसलिए क्रिया विशेषण, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और जब सामसिक पद बनाया जाता है तो 2 शब्दों के मध्य कारकीय चिन्ह का प्रयोग का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। उदाहरण दिया गया है, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्म का कारक चिन्ह है को। उसी तरह देशगत, देश को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो इन समस्त पदों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो गया है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तब उस समय कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा, मन माना, मन से माना। तो इसमें भी कारक चिन्ह विभक्ति, करण कारक की विभक्ति से का लोप हो गया है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, संप्रदान तत्पुरुष।
जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें भी विभक्ति के लिए का लोप हो गया है। नेक्स्ट अपादान, भयभीत, भय से भीत, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। देश निकाला, देश से निकाला। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेनापति, सेना का पति। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। तो इसमें भी का, की का लोप हो गया है। ये तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह हैं। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष, वनवास, वन में वास। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। तो अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है में और पर। तो जब समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप रहता है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तब कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा, तो राजा विशेष्य है और महान विशेषण शब्द है। उसी तरह नीलगाय, नीली है जो गाय, तो गाय विशेष्य है और नीली शब्द विशेषण है। तो कर्मधारय समास में पहला पद या पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद या दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमेय उपमान का संबंध, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। उसी तरह विद्याधन, विद्या रूपी धन। नेक्स्ट द्विगु समास, जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो इसमें पहला पद संख्यावाची यानी कि संख्या का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें समस्त पद अपने शब्दार्थ को छोड़कर सांकेतिक अर्थ को ही प्रकट करते हैं। तो इसमें एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। घनश्याम, घन के समान काले, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हों वहां द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पद और, तथा, अथवा आदि योजक शब्दों से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देश विदेश, देश और विदेश। जैसे आपने पहले पढ़ा था भाई और बहन, भाई बहन। उसी तरह लाभ हानि, लाभ या हानि। या रात दिन, रात और दिन। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में आपने सीखा कि शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास के द्वारा। और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय के वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में लगते हैं। शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। अव्ययभाव समास में
पूर्व पद अव्यय होता है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ये मैं आपको बुक में ही टिक कराऊंगी, आप इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो पेज नंबर 39 पर याद रखने योग्य, इसमें सेकंड लाइन है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के सबसे पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? तो इसी में फोर्थ सेंटेंस, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसी के जस्ट नीचे फिफ्थ लाइन, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्यय। सेकंड, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों में लगते हैं। तो धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्यय, इसका उदाहरण है पी प्लस आस, प्यास। और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है गति प्लस वान, गतिवान। नेक्स्ट, समास की परिभाषा दीजिए। तो शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। इसमें मैंने क्वेश्चंस के नंबर लिख दिए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो उपसर्ग प्रत्ययों के पीछे लगते हैं, गलत। नेक्स्ट, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं, सही। उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण नहीं करते, गलत। उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं, सही। प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं, गलत। समास के 4 भेद होते हैं, सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। इसमें दिए गए हैं गर, तो गर से बनने वाले 2 शब्द हैं जादूगर, बाजीगर। नेक्स्ट, वान, धनवान, गुणवान। आना, रोजाना, सालाना। दार, दुकानदार, सरदार। इन शब्दों को आप अपने पास से स्वयं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे डर में नी लगाने से बना निडर, उसी तरह ज्ञान से अज्ञान, दोष से निर्दोष, सूरत खूबसूरत, जय पराजय, तन पुरातन, धर्म अधर्म, ग्रह नवग्रह। नेक्स्ट, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। द्वंद्व समास का उदाहरण है देश विदेश। नेक्स्ट, अव्ययभाव समास का उदाहरण है रातों रात। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दशानन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। तो इसमें आपको उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे अनबन, अन प्लस बन। बद दिमाग, बद प्लस दिमाग। निशान, नी प्लस शान। बद किस्मत, बद प्लस किस्मत। अधमरा, अध प्लस मरा। पराजय, परा प्लस जय। परोपकार, पर प्लस उपकार। सपूत, स प्लस पूत। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग करके लिखिए। दयालु, दया प्लस आलू। तैराक, तैर प्लस आक। सनसनाहट, सनसन प्लस आहट। कवित्व, कवि प्लस त्व। झगड़ालू, झगड़ प्लस आलू। गिनती, गिन प्लस ती। पावन, पौ प्लस अन। पाठक, पाठ प्लस अक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। महात्मा, महान है जो आत्मा। दिनों दिन,
दिन ही दिन में। दशानन 10 है मुख जिसके, आनन का अर्थ होता है मुख। पंचवटी 5 है वृक्ष जहां पर। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी पर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।